हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जो कि है हमारा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण पढ़ने से पहले पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने एक टर्म लिखाए थे समतल दर्पण के प्रॉपर्टी में कि यह पार्श्विक रूप से प्रतिबिंब कैसा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनाता है। तो पार्श्व परिवर्तन या पार्श्विक रूप से जो प्रतिबिंब बनाता है तो पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, एक टर्म आया था। तो हम बोले थे आपको कि नेक्स्ट लेक्चर में उसको बताएंगे कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। पार्श्व परिवर्तन जिसे हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। तो पार्श्व परिवर्तन बेसिकली कुछ है नहीं। जब हम प्रतिबिंब या दर्पण में अपना फिगर देखते हैं तो हम बताए थे कि दर्पण में हमारा क्या, दाहिना भाग दर्पण में बायां भाग दिखाई देता है और हमारा बायां भाग दर्पण में दाहिना भाग दिखाता है। तो इसी को ही हम लोग क्या करते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी जब वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग, प्रतिबिंब में बायां भाग और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में कौन सा दिखाई दे, दायां भाग, दायां भाग दिखाई दे तो इसे ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ हमारा क्या हो गया, यहाँ मान लीजिए हमारा कोई दर्पण हो गया जो यहाँ पे स्टैंड पे से टंगा हुआ है और यहाँ पे किसी पेपर पे आप क्या लिखे हैं, ऐसे मान लीजिए आपका कोई पेपर है, A4 शीट है जिस पे आप ऐसे R एकदम बना दिए हुए हैं, क्या R बनाया हुआ है। तो इसका जो फिगर इसमें बनेगा सेम इसके उल्टा बन जाएगा, यानी ऐसे बन जाएगा। ये हो गया इसका बायां भाग, ये हो गया दायां भाग। इसमें इधर उल्टा दिखाई दे रहा है, देखिए तो R इधर इस साइड में था, यहाँ पे पूंछ इस साइड में आ गया है, डंटा पहले था, डंटा बाद में चला गया है। यानी वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई दे रहा है और प्रतिबिंब वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां भाग दिखाई दे रहा है। इसी परिवर्तन को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपका, किस परिवर्तन में वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग तथा वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है। तो किस परिवर्तन में, पार्श्व परिवर्तन में। अब पूछता है एक और बात कि एम्बुलेंस जो होता है उस पर आगे जो लिखा जाता है एम्बुलेंस, वह पार्श्विक रूप से उल्टा क्यों लिखा जाता है।
एम्बुलेंस देखे होंगे तो एम्बुलेंस ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। एक्चुअली में एम्बुलेंस लिखना कैसे चाहिए, ऐसे। ऐसे लिखा जाता है, एम्बुलेंस ऐसे होता है। लेकिन किसी भी गाड़ी पे एम्बुलेंस के जो आगे लिखा रहता है क्या, एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस ऐसे नहीं लिखा रहता है, वहाँ पे उल्टा लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है इधर से। ऐसे लिखा रहता है, ये वाला एम्बुलेंस किसी भी गाड़ी के एम्बुलेंस के आगे लिखा रहता है। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस जो लिखा हुआ रहता है वह पार्श्विक रूप से उल्टा क्यों लिखा हुआ रहता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है, इसी कारण एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है पार्श्विक रूप से उल्टा लिखा रहता है, ताकि जो आगे वाले गाड़ी वाला हो वह अपने साइड मिरर में देखे तो यह उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस पार्श्विक रूप से सीधा वहाँ बन जाए, और सीधा बने तो उसे लग जाए कि यहाँ पीछे कोई गाड़ी एम्बुलेंस आ रही है, ताकि वह साइड दे दे, जिस कारण एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछता है, आप यहाँ पे क्वेश्चन बना लीजिएगा कि किसी भी गाड़ी के आगे मतलब एम्बुलेंस पर आगे पार्श्विक रूप से उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा रहता है, या एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है। उसका आंसर लिखेगा कि पार्श्विक रूप से उल्टा एम्बुलेंस लिखने का कारण यह है ताकि आगे वाले वाहन चालक को अपने साइड मिरर में लिखा हुआ पार्श्विक रूप से उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे, जिसके कारण उन्हें पता चल जाए कि पीछे एम्बुलेंस है और वह उन्हें साइड दे सके। ठीक है, क्लियर। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्श्विक परिवर्तन क्या है। पार्श्विक परिवर्तन वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग हो तो उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं, या फिर किसी भी गाड़ी के आगे पार्श्विक रूप से उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा रहता है, ये सब इसका हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण कहने का मतलब पहले एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद एक एक करके हम पॉइंट वाइज सब लिखा देते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय, गोलीय कहने से का मतलब गोला का बात आता है, यानी किसी भी गोला का दर्पण वह हो जो किसी न किसी गोला से बना हो, यानी किसी गोला को काट के बनाइए या फिर कैसे बनाइए, यानी वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह जो हो किसी खोखले गोले से बना हो। ठोस गोला से कैसे बनाइएगा, ठोस गोला से बनाइएगा तो अगर मान लीजिए ठोस गोला है, यहाँ से काटिए दे रहे हैं, तो ये देखिए, तो ये आपका यहाँ से बना रहा है, अगर इसको तो प्लेन नहीं हो जा रहा है, खोखला गोला से बनाना है, यानी किसी खोखले गोलीय किसी भी दर्पण का प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का बना हो तो उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। अब देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो अगर किसी भी खोखला गोला है तो उसको क्या करेंगे, अगर हम बीच से काटते हैं तो दो आकृति मिलेगा, दोनों सेम मिलेगा, एक ऐसे मिलेगा और एक ऐसे मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई खोखला गोला है, इसको बीच से हम काट दे रहे हैं, तो इधर वाला साइड ये हो गया आपका, इधर वाला ये हो गया, ये बीच में कुछ नहीं ना रहेगा, बीच में खाली रहेगा, ऐसे मुड़ा हुआ, एक कचौड़ा इधर से हो जाएगा, एक कटोरा इधर से होगा। जब दो कटोरा के एक साथ ऐसे मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक खोखला गोला बन जाता है। ठीक है ना, जब उसको बीच से काट देंगे तो दो साइड से बन जाएगा खोखला। तो क्या करता है, जब हम खोखले गोले को बीच से काटते हैं तो दो पार्ट मिलता है, अगर उसमें से एक पार्ट को अंदर से रंजित कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, बाहर वाला सतह इसका प्रवर्तक सतह बन जाएगा, यानी ई वाला क्या हो जाएगा, आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। और जब इसी को हम बाहर से रंजित कर देंगे, बाहर वाले भाग को कलई कर देंगे, तो अंदर वाला सतह इसका क्या हो जाएगा, प्रवर्तक सतह बन जाएगा। तो यह कौन सा दर्पण बन जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा। चलिए, अगर समझ में आ गया हो तो सब लिखते हैं। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं कि जो भी दर्पण, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, किसी खोखले गोले से बना हो, तो इसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो लिख दिए, जैसे कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का बना हो तो इसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण बेसिकली हमारा कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। यह
दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन? मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा आपका क्या? अवतल दर्पण। पहला हो जाएगा अवतल दर्पण। दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। यानी अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और इसको कॉन्वेक्स मिरर। गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर। तो देखिए, जब किसी गोला, मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या हो गया, कोई गोला हो गया, ठीक है। अब इस गोला से हमको दर्पण बनाना है, तो इस गोले से थोड़ी बन जाएगा, इस गोला का भाग होता है। क्या लिखा गया है? जब किसी दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का बना हो, अभी खोखला गोला आपका हो गया, और इस गोला का इस्तेमाल करके कोई दर्पण बनाया जाता है, ठीक है ना, तो उस दर्पण को कहेंगे गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। अवतल दर्पण भी गोलीय दर्पण का प्रकार है और उत्तल दर्पण भी गोलीय दर्पण का प्रकार है। यानी या तो गोलीय दर्पण कहने का मतलब या तो अवतल होगा या फिर उत्तल होगा। अब मान लीजिए हमारा क्या है, खोखला गोला है, अब इसको हम बीच से इसे काट दे रहे हैं, ठीक है। बीच से काट देंगे तो हमको क्या मिलेगा, दो अलग अलग हाफ गोला मिलेगा, ये वाला ऐसे, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ बना देते हैं, जैसे एक पार्ट यहाँ बना दिए और दूसरा वाला पार्ट यहाँ बना दिए, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अभी तो ये दर्पण का काम नहीं कर रहा है, अभी खोखला गोला है, और किसी भी चीज़ को दर्पण बनाने के लिए, मान लीजिए कोई ग्लास है या कोई मिरर है, उसको अच्छा प्रवर्तक बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर वाले या फिर बाहर वाले, यानी जिस साइड से उसे प्रवर्तक के रूप में देखना है उसके विपरीत साइड में क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। जैसे समतल दर्पण का बताए थे, तो समतल दर्पण के पीछे क्या करते हैं, कलई कर देते हैं, ठीक है ना। कलई किए थे किस चीज़ का, बताए थे कि चांदी सबसे अच्छा प्रवर्तक होता है, तो चांदी का लेप लगा देते हैं जिसके कारण वहाँ से अच्छा प्रवर्तन होता है। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, कलई कर देंगे। अगर इसके अंदर वाले भाग को कर देते हैं कलई, ये तो गोला का भाग हो गया, क्या ये है, अभी गोला का भाग है, गोला का भाग है। अब इसके देखिए अंदर वाले भाग को हम कलई कर दे रहे हैं, यानी अंदर वाले भाग को क्या कर दे रहे हैं, पॉलिश कर दे रहे हैं, सिल्वर्ड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जब यहाँ पे लाइट आएगा, पहले तो लाइट आ रहा था तो यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं था, सीधे पार कर जा रहा था। अब जब हम इसको क्या कर दिए, कलई कर दिए, तो जो भी लाइट आता है तो यहाँ से टकरा के ऐसे लौट जाता है, यानी ऐसे आएगा तो ऐसे लौट जाएगा, ऐसे आएगा तो ऐसे लौट जाएगा, यानी अभी प्रवर्तक का काम करने लगा। यानी इसे अब हम क्या कहेंगे कि अब जब इस दर्पण किस चीज़ का काम करने लगा, प्रवर्तक का काम करने लगा, तो इसका कौन सा सतह प्रवर्तक का काम कर रहा है, अंदर वाला कि बाहर वाला, बाहर वाला। अंदर वाला सरफेस पे अगर इधर से लाइट आ रहा है इधर से, तो इधर से परिवर्तित होगा, नहीं होगा। अब मान लीजिए हमारा मिरर है, एक मिनट, ये हमारा मिरर है, तो इस मिरर में अगर हम क्या करते हैं, इधर से लाइट डालेंगे तभी ना यहाँ से लाइट परिवर्तित होकर जाएगा। अब आप इधर से लाइट डालिएगा तो परिवर्तित होगा, नहीं होगा। एक मिनट, ये देखिए इसी मिरर के अंदर का ही भाग है, यहाँ से लाइट आता है तो क्या होता है, यहाँ से परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से लाइट आएगा, ऐसे लाइट आएगा तो यहाँ से परिवर्तित हो जा रहा है, तभी यहाँ पे मान लीजिए हमारा चेहरा दिख रहा है या फिर ऐसे जो भी दिख रहा है, तो यहाँ से लाइट आकर परिवर्तित हो रहा है तभी ना दिख रहा है। अब इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, तो ये वाला क्या है, ये वाला कलई किया हुआ भाग है, देख रहे हैं ना, ये पॉलिश, इस पर एक पॉलिश लगाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर लाइट हम
डाल रहे हैं, इसे टॉर्च जला रहे हैं, तो क्या जिस एंगल से टॉर्च जला रहे हैं उस एंगल से परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे परिवर्तन किस एंगल से होगा? इस एंगल से होगा। यानी जहाँ कलई किया गया है इसके अपोजिट भाग में, तो इसमें भी ई वाला साइड में कलई किया गया है, तो परिवर्तन इस भाग से हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ भी अंदर वाले भाग को कलई कर दिए, तो परिवर्तन किस सतह से हो रहा है? ई वाला उभरा हुआ वाला सतह से। यानी यहाँ पे इसका परिवर्तक सतह कौन सा हो गया? ई वाला हो गया, परिवर्तक सतह उभरा हुआ हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? अभी तो गोलीय भाग था, अब इसको कलई कर दी तो दर्पण बन गया। तो दर्पण बन गया तो इस कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। काहे कि देखिए जिस दर्पण का भी परिवर्तक सतह ई वाला ना हो गया, ई वाला परिवर्तक सतह हो गया, ये बाहर वाला, तो परिवर्तक सतह क्या हुआ है? उभरा हुआ है, उभरा हुआ यानी बाहर की तरफ निकला हुआ है। परिवर्तक सतह क्या हो गया? ई वाला हो गया परावर्तक सतह। तो यहाँ पे जो परावर्तक सतह है इसका क्या है? उभरा हुआ है। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो बाहर की तरफ उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और इसके अंदर वाले भाग को क्या करते हैं? कलई करते हैं, कलई करते हैं। ठीक है ना? इसके अंदर वाले भाग को क्या करते हैं? कलई करते हैं। अब चलिए यहाँ पे अब इसका दूसरा पार्ट इधर आ गया। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसके बाहर वाले भाग को, एक बार अंदर वाले भाग को कलई किए, अब बाहर वाले भाग को कलई करते हैं। तो अगर हम इसके बाहर वाले भाग को कलई करते हैं, अब इसका तो कोनो जरूरत नहीं है, गोला का, खोखले गोला का। तो बाहर वाले भाग को कलई करते हैं, तो यहाँ पे अगर लाइट ऐसे आता है तो यहाँ से ना परिवर्तित होगा जी, अंदर वाला भाग से ना लाइट परिवर्तित होगा, ऐसे चाहे जिस एंगल पे आए अंदर वाले भाग से लाइट परिवर्तित होगा। तो कहेंगे कि इसका परावर्तक सतह जो है क्या है? धंसा हुआ है। यानी इसका परावर्तक सतह जो है क्या है? धंसा हुआ है। ये हो गया इसका क्या? अंदर वाला भाग परावर्तक सतह, परावर्तक, सही ना है? परावर्तक सतह। और ये हो गया इसका बाहर वाला भाग जिसे क्या किए हैं? कलई किए हैं। इसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है, धंसा हुआ है। ठीक है ना? तो इस दर्पण को हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। सॉरी, इसे कहते हैं अवतल दर्पण, गलती हो गई। इसे कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होता है कभी कभी मिस्टेक। और इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो देखिए यहाँ पे ये जो दर्पण आपका बना, इसका परावर्तक सतह क्या है? अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और इसका परावर्तक सतह क्या है? उभरा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है ना? अवतल, अवतल। यानी देखिए ये जो दर्पण है इसे क्या रखेंगे? ऐसे हम सतह पे रखेंगे तो इसका जो तल होगा अव की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है ना? सतह से नीचे की तरफ चला जाता है, यानी नीचे की तरफ धंसा हुआ रहता है। तो कहते हैं कि अब अव हो रहा है, तल पे आ रहा है, सतह पे, तो हो गया अवतल। इसका जो तल है उठल है, उठल, ऐसे भोजपुरी में समझिए। इसका जो तल है, ऐसे मान लीजिए अगर प्लेन सरफेस पे रखते हैं इस दर्पण को, तो क्या होगा? ई वाला सरफेस तो सतह से सट जाएगा, लेकिन ई वाला मेन सतह जो होगा ये ऐसे धरती से उठा हुआ ही रहेगा। क्या हरदम उठले है उठल दर्पण। तो उठल से क्या हो गया? उत्तल दर्पण। ठीक है ना? याद करने का ट्रिक। यानी उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है। ठीक है ना? तो इसको मिटाएं हम। चलिए तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी अवतल दर्पण किसे कहते हैं? कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह का हो, अंदर की तरफ धंसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे एक टर्म देखिए, वैसा गोलीय दर्पण,
यहाँ पे गोलीय दर्पण जरूर यूज कीजिएगा, काहे कि गोलीय दर्पण का ही भाग होता है अवतल और उत्तल, ठीक है ना। और ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि इसके अंदर वाले भाग को क्या किया जाता है, सॉरी इसके बाहर वाले भाग को कलई किया जाता है। इसमें बाहर वाले भाग को कलई किया जाता है, बाहर वाले भाग को कलई किया जाता है। जबकि इसमें किस भाग के, जबकि इसमें अंदर वाले भाग को कलई किया जाता है। लिख लीजिएगा, इसमें अंदर वाले भाग को कलई किया जाता है, ठीक है ना। इसमें अंदर वाले भाग को कलई किया जाता है और इसमें बाहर वाले भाग को कलई किया जाता है। और यहाँ पे जो दो फिगर बनाए थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का, दोनों फिगर अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण बना लीजिएगा और उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का फिगर यहाँ बना लीजिएगा। यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इससे आगे थोड़ा सा देखते हैं। लिख लिए, अब मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं, तब गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ बिंदुएं हैं जिसको देखना जरूरी है, ताकि उसी का इस्तेमाल आगे अब होगा। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, कोई गोला है, ये हमारा क्या है, कोई गोला है, ठीक है, बहुत एकदम गोल है, देखिए ऐसा गोला। चलिए कोई बात नहीं, समझने से मतलब है। ये हमारा कोई गोला है, इसमें ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो गया, ठीक है ना। तो जब हम इस गोले को दो भाग में काटते हैं, तो एक इधर भाग एक इधर भाग, और उसको अगर अंदर वाले भाग को कलई कर देते हैं तो उत्तल दर्पण बन जाता है, और बाहर वाले भाग को कलई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, अवतल दर्पण बन जाता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जिस गोला का भाग होता है, ठीक है ना, जिस गोला का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, ठीक है ना, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से दर्पण को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये वाला वक्रता त्रिज्या कहलाता है, ठीक है ना। ये हो यानी उस गोले का त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, जिस गोला का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो ये भी उसका त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है। अगर आपका दर्पण यहाँ से यहाँ तक का ले रहे हैं तो इसका वक्रता त्रिज्या ये हो जाएगा। अगर दर्पण आप यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं तो इसका वक्रता त्रिज्या यह हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसको हम मिटाते हैं, इसी को मान लेते हैं क्या है इसका, आपका वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसके हम अंदर वाले भाग को कलई करते हैं, आधा पर से इसे डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दिए। अगर अंदर वाले भाग को हम कलई करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला हमारा बन जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है ना, उत्तल दर्पण। अब इस दर्पण के अगर बाहर वाले भाग को कलई कर देते हैं, क्या बाहर वाले भाग को कलई कर देते हैं, तो कौन सा दर्पण बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण।
अब देखिए इस दोनों दर्पण को हम लोग अलग अलग रखते हैं। यहाँ पे तो हम पास में रखे हैं ताकि बताने के लिए कि यह किसी न किसी गोला का भाग है और उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब मान लीजिए इस दर्पण को हम यहाँ पे रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? यहाँ पे रख रहे हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र बनेगा। अब इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये गोला ऐसे बन रहा है, ऐसे इस गोले का भाग है, ऐसे एज्यूम कर लेंगे ना। तो इस गोले के केंद्र यहाँ पे देखेंगे, तब देखेंगे जब ये गोला बन रहा है तो इसका केंद्र कहीं यहाँ पे बन रहा है। तो इस दर्पण का जो वक्रता केंद्र होगा C यही होगा, वक्रता केंद्र बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम इस दर्पण को अलग करें, यहाँ पे कर देते हैं, इस दर्पण को यहाँ पे अगर अलग करके समझें ऐसे, तो मान लीजिए इसके बाहर वाले भाग को कलई किया गया है, तो ये भी जिस गोला का भाग होगा ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे अपने मन में इसे कल्पना कर लेंगे कि हाँ ये इस गोला का भाग है। तो ये वाला गोला जो आपको दिख रहा है, तो इस गोला का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो जो सेंटर होगा वहीं इस गोला का क्या हो जाएगा? इस दर्पण का, अवतल दर्पण का क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। वह इसका वक्रता त्रिज्या बन जाएगा, ठीक है ना। और वक्रता त्रिज्या से दर्पण की दूरी को क्या कहते हैं? सॉरी, ये वक्रता केंद्र आपका हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब बात आता है कि दोनों दर्पण को हम लोग अलग अलग समझ लीजिए। ये गोला का भाग है, इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इससे दर्पण की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, चाहे उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात आता है कि ध्रुव। अब मान लीजिए अलग हो गया आपका कौन सा दर्पण? ये हो गया आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का जो मेन सेंटर होगा, बीच वाला सेंटर, जैसे ई वाला दर्पण मेरे पास है, तो इस दर्पण का बीच वाला सेंटर आपसे कहेंगे तो क्या होगा? यहाँ कहीं होगा, ये हो जाएगा इसका बीच वाला सेंटर। अगर यहीं अगर आपका क्या होता, अवतल दर्पण होता, एक मिनट, मान लीजिए ऐसे ही आपका जो कॉपी है इसको हम हल्का सा ऐसे टेढ़ा कर दिए, ऐसे टेढ़ा कर दिए ना, तो ये आपका क्या बन गया? धंसा हुआ वो सतह। अब बाहर से इसको कलई कर दे रहे हैं तो ये आपका अवतल दर्पण बन जाएगा। अब इसका जो मेन सेंटर होगा, बीच वाला सेंटर, इस टोटल भाग का बीच वाला सेंटर, कहेंगे बीच वाला सेंटर पर टिक कीजिए तो क्या हो जाएगा? इसका बीच वाला सेंटर यहाँ कहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो इस दर्पण के मध्य भाग को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। ये इसका ध्रुव हो जाएगा और इसका ध्रुव देखने जाएंगे तो ये वाला हो जाएगा ध्रुव इसका, ठीक है ना। इसको हम P से डिनोट करते हैं ध्रुव को, वक्रता केंद्र को C से, वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। क्लियर? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब देखिए प्रधान अक्ष, ये हो गया आपका क्या? वक्रता केंद्र और ये हो गया ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी अगर इस दर्पण का ध्रुव देखा जाए तो ई वाला इसका ध्रुव हो जाएगा P, इसका ध्रुव यहाँ पे हो जाएगा, ई वाला दर्पण का एकदम बीचों बीच भाग यही ना होगा, तो इसका वक्रता ध्रुव ई हो जाएगा, ठीक है। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, तो कोई एक सरल रेखा इसे दे दीजिए, सरल रेखा, इसको क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष। यहाँ पे अगर इसको देखें तो यहाँ से तो यहाँ तक की दूरी आपकी क्या कहला रही है? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव वक्रता केंद्र से और दर्पण के बीच को दूरी को वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं। और थोड़ा सा और आगे से बढ़ा दें, यानी इसको मिलाने वाली सरल रेखा। सरल रेखा कहने का मतलब इसका लिमिट नहीं है कि यहाँ से यहीं तक होगा, लेकिन वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब कि आपका यहाँ पे लिमिट बन जा रहा है कि वह
वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच का दूरी है। लेकिन प्रधान अक्ष कहने का मतलब इस दोनों बिंदु को तो मिला रही है, लेकिन उससे आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। इसका डिफिनिट शेप नहीं बताया गया है, तो यह इसका क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष हो जाएगा। क्या, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ठीक है ना, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसमें भी देखें तो ये वाला हो गया ध्रुव और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा और आगे पीछे तक बढ़ सकती है ना, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष, ठीक है ना। क्या हो गया, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ठीक है। अब एक टर्म आता है क्या, फोकस दूरी। तो पहले इतना को हम लोग लिख लें ताकि क्लियर हमको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद फोकस दूरी को समझते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा कि वक्रता केंद्र जिस गोलीय दर्पण का, जिस खोखले गोलीय का वह भाग होता है, कोई भी दर्पण, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या या ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच को दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और प्रधान अक्ष क्या आता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, यहाँ कहेंगे। सरल रेखा कहने का तात्पर्य क्या है कि यह वक्रता त्रिज्या के बराबर भी हो सकता है, वक्रता त्रिज्या से बड़ा भी हो सकता है, यानी इस रेखा को क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहते हैं। अब चलिए एक ई वाला फिगर बनाइएगा, ई वाला फिगर बना लीजिएगा, ठीक है, ऊपर, और एक एक टर्म को आप क्या करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। इसको मिटा दीजिए और ये वाला फिगर बना लीजिए, ठीक है। अब जितने टर्म इसमें हम लोग पढ़े हैं, जितने, क्या है, उत्तल, तो पहला आपका आता है क्या, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। दूसरा है आपका क्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। तीसरा है ध्रुव। चौथा है आपका ध्रुव, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष कहिए या फिर मुख्य अक्ष कहिए, ठीक है ना। अब एक एक टर्म को लिखते चलिए। तो लिखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र लिख के डैश दीजिए। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। दूसरा बिंदु आपका आता है क्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और दूसरा टर्म क्या था, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये वाला हो गया आपका फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला आपको वक्रता त्रिज्या, यानी ई वाला त्रिज्या, यहाँ से यहाँ वाला त्रिज्या, चाहे इसको ई कहिए चाहे ई कहिए। तो गोलीय दर्पण बोले तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, समझ आया। गोलीय दर्पण
जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से डिनोट कहते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं, ठीक है ना। इसे आर से सूचित करते हैं, जबकि गोलीय वक्रता केंद्र को इसे सी से, कैपिटल सी से सूचित करते हैं। सूचित करते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण बोले तो अवतल या उत्तल, उस अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो इसको मिटाते हैं, लिख लिए होंगे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब ध्रुव किसे कहते हैं? तीसरा नंबर क्या है? ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के, ये वाला गोलीय दर्पण अगर उत्तल दर्पण कर रहे हैं तो उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को, या अवतल दर्पण समझ रहे हैं तो अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित करते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पी। चौथा टर्म आता है कि प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष क्या होता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। सरल रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। लिखिए जल्दी। तो चलिए, अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या आता है कि फोकस तथा फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो फोकस तथा फोकस दूरी हमें दोनों दर्पण में देखना पड़ेगा, किसमें? अवतल में भी और उत्तल में भी। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। कोई भी टॉपिक हमको लिखना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसको समझाएंगे, समझाने के बाद फिर उसे लिखाएंगे। अगर समझाने के समय नहीं समझ में आया तो लिखते समय तो क्लियर हो ही जाता है। तो ऐसे करते हैं। तो चलिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है, कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण।
तो इसमें होता क्या है कि ये हो गया अवतल दर्पण, इसका क्या हो जाएगा, अभी बताए हैं कि उस दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसका ई हो गया क्या, इसका सेंटर हो गया, इसे सी से डिनोट करते हैं, यानी ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे बात आता है कि किसी भी दर्पण में, किसी भी गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर यही ना होगा जी, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण, मान लीजिए कोई किरण आ रहा है, लाइट आ रहा है, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यहाँ से आया, इसे टकराया, इसे लौट गया, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे उस दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं, इसे किस चीज़ से, एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, फोकस ध्रुव दूरी कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये बात होता है आपके अवतल दर्पण में, ठीक है ना, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में सेम बात होता है, लेकिन मान लीजिए उत्तल दर्पण ये हमारा क्या हो गया, तो उत्तल दर्पण का बाहर वाला सतह होता है, तो उत्तल दर्पण में मान लीजिए इससे आया, ये इसका ध्रुव हो जाएगा। दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है, ये इसका ध्रुव हो गया, और ये इसका क्या हो जाएगा, सी वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ठीक है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष हो जाएगा, प्रधान अक्ष। तो जैसे इसमें भी प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आपतित हुई है, वैसे इसमें भी प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आपतित होगी। तो मान लीजिए ये प्रधान अक्ष है, तो इसके समानांतर ये वाला ना हो गया, तो इधर से आएगा तो कैसे परिवर्तन होगा, नहीं होगा, प्रत्यक्ष पृष्ठ पे आना चाहिए। तो इसको और आगे बढ़ाइए, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के समानांतर जब किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे आया, अब परावर्तित होके ऐसे चला गया, तो यहीं से ना प्रतीत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रतीत कराया जाता है, एक्चुअल में जाता नहीं है, प्रतीत कराया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे गया तो इसको नीचे बढ़ाएंगे ऐसे, तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, यानी यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, एक्चुअल में नहीं जा रहा है। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में पढ़े थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतीत होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, जाती हुई प्रतीत होती है। तो उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का फोकस इसे कहते हैं, ठीक है ना। और एक किरण एक ऐसे यहाँ भी सेंटर से मिल जाएगा, और यहाँ भी एक सेंटर से मिल जाता है, अभिलंब है, ठीक है ना। ये कोण आपका आई बन जाएगा, ये कोण आपका आर बन जाएगा, यहाँ भी ये वाला आपका कोण आई बन जाएगा, ये वाला कोण आर बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि फोकस किसे कहते हैं, कि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लिखते हैं। यहाँ पे ये दोनों फिगर बना लीजिएगा, ठीक है ना, यहीं पे लिख देते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर परावर्तन के बाद
प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है ना? तो उसे उस दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसे किस चीज से सूचित करते हैं? इसे एफ से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। अब फोकस दूरी का बात आता है तो इसे क्या कहेंगे? फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत किसी को भी किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, लेकिन फिगर सब बना लीजिएगा। ठीक है, दोनों फिगर बना लीजिएगा दोनों जगह। इसे लिख दीजिएगा आपतित किरण, ये हो जाएगा प्रवर्तित किरण। प्रधान अक्ष इसमें हो गया, जैसे वहाँ पे प्रधान अक्ष है। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे टॉपिक आपका क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। तभी हम लोग इसीलिए सारे टॉपिक को बताए हैं कि किसको क्या कहते हैं, कि इसी का इस्तेमाल करके अगले टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे? एफ और आर में, यानी फोकस दूरी और फोकस वक्रता त्रिज्या में क्या करेंगे? रिलेशन स्थापित करेंगे। ठीक है।